तो इस क्लास में हम लोग तो ASP.NET के साथ साथ हम लोग MVC देखेंगे और उसका फोल्डर स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। तो इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं ASP.NET के अंदर में MVC का एप्लीकेशन किस तरह से हो सकता है, हम किस तरह से डेवलप करेंगे। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि MVC के साथ हम लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ देखा था। तो आज हम ट्राई करते हैं उसका स्ट्रक्चर वगैरह और उसके जितने फोल्डर्स वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो ये आपके पास में ASP.NET सेम .NET फ्रेमवर्क टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लोगे आप, फिर नेक्स्ट पे जाओगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन का नेम डाल दो। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे MVC फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। क्रिएट पे हमने क्लिक किया। सेम कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई फ्रेमवर्क चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको जैसे हम लोग पहले वेब फॉर्म सेलेक्ट करते थे या एम्प्टी करते थे, यहाँ आपको सिर्फ MVC को सिलेक्ट करना है। और इस ऑटोमेटिकली जैसे आप MVC को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ HTTP वगैरह ऑटोमेटिकली टिक हो जाता है और ये आपका हाईलाइट हो जाता है आपका MVC। और उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर देते हो। तो जो भी आपने एप्लीकेशन का नेम डाला हुआ है MVC फर्स्ट एप्लीकेशन, उसके अकॉर्डिंगली आपका एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर में आपको मैंने जो लास्ट क्लास में बताया था कि ये 3 टायर आर्किटेक्चर है। तो 3 टायर आर्किटेक्चर के बिहाफ पे यहाँ पे मॉडल, व्यू, कंट्रोलर फोल्डर्स आपको आ जाएंगे। और इसके साथ साथ कई कुछ और भी फोल्डर्स आपके पास आ जाते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन डेटा और एप्लीकेशन स्टार्ट और कंटेंट। तो कुछ ऐसे जो फोल्डर्स आते हैं उसके अंदर में अगर आपने जैसे MVC सेलेक्ट किया और MVC ना सेलेक्ट करके आपने जैसे MT भी सेलेक्ट कर लेते हो और बाद में MVC सेलेक्ट पे टिक करते हो, तो उस केस में भी आपको इस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है। लेकिन कुछ फोल्डर्स वगैरह जो हैं जो अभी अभी जो दिख रहे हैं आपको, वो नहीं मिलते हैं। जैसे आपको एप्लीकेशन डेटा का फ़ोल्डर नहीं मिलेगा, ऐप स्टार्ट का फ़ोल्डर नहीं मिलेगा, आपको कंटेंट का फ़ोल्डर नहीं मिलेगा। वहाँ सिर्फ आपको क्या मिलेगा, कंट्रोलर, मॉडल और व्यू। ना ही आपको स्क्रिप्ट मिलेगा, ना ही आपको फॉन्ट मिलेंगे, ना ही आपका फेविकॉन आइकन मिलेगा, राइट। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अगर आप MVC को सिलेक्ट करते हो तभी आपको ये मिलेगा फोल्डर स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है। ये मेरे एप्लीकेशन का नेम है, उसके बाद ये कनेक्टेड सर्विसेज हैं। अगर आपने जो भी एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हो, अगर आप सीधा उसको HTTP पे बनाते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे कनेक्टेड सर्विसेज यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि आप अपना एप्लीकेशन गिट गिटहब पे प्रोड्यूस करोगे, आप गिटहब पर डायरेक्ट आप उसको करना चाहोगे तो आप उसको कनेक्टेड सर्विसेज में यहाँ पे शो करेगा। ये प्रॉपर्टीज़ है एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज़, यानी कि जैसे ये असेंबल हुआ है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। सेम एज़ जो आपका ASP.NET में हुआ करते थे वही सेम चीज़ है यहाँ पे। फिर रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस मतलब नेम स्पेस। इस एप्लीकेशन के अंदर में जो भी नेम स्पेसेस इनिशियली हैं जो कि एप्लीकेशन के साथ में दी हुई हैं वो आपको मिलेंगी। उसके बाद एप्लीकेशन डेटा नाम से फ़ोल्डर है जिसके अंदर में एप्लीकेशन लोकल डेटाबेस आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे कि लिंक्यू हो गया या फिर एक्सएमएल हो गया या फिर MDF LDF फाइल हो गई या MS एक्सेस की डेटाबेस फाइल हो गई। तो इस तरह से डेटा को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। उसके बाद आपके पास है ऐप स्टार्ट का फ़ोल्डर। इस ऐप स्टार्ट के फ़ोल्डर के अंदर में 3 फाइलें होती हैं। एक तो बंडल कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल होती है, फ़िल्टर्स होती हैं और रूट फाइल्स होती हैं, यानी राउटिंग फाइल्स। तो बंडल के अंदर में क्या होता है, जितने भी आपकी ये सारी ना CSS फाइल होते हैं, CS फाइल यानी कि सॉरी C# की फाइल होती है। बंडल के अंदर में यहाँ पे हम लोग जितने भी हम लोगों ने CSS वगैरह, जावा स्क्रिप्ट हो गया, XML हो गया, इनको हम लोग यहाँ पे बंडल बना लेते हैं। ये बंडल बनाने का बेनिफिट ये होता है कि कई सारे फाइल्स को जो अलग अलग कॉल करने की बजाय आप एक साथ उनको बंडल बना के कॉल कर सकते हो। तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है। अगर हमें कल के डेट में कुछ ऐसा बनाना हो तो हम बना सकते हैं।
फ़िल्टरिंग होती है जिसके अंदर में हम कुछ फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं, कुछ लाइक वैलिडेशंस वगैरह लगा सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग के पास में है रूट कॉन्फ़िग, जो कि एप्लीकेशन को रूट करता है। यानी कि जैसे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो उसको मैप करेगा, मैप करने के बाद कंट्रोलर, जैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर सेट कौन सा है, इंडेक्स का, होम का इंडेक्स। यानी कि जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये होम पेज का, होम कंट्रोलर का इंडेक्स कॉल करेगा। यहाँ पे कंट्रोलर का नाम क्या है, होम, और ये इंडेक्स, यानी कि होम का कंट्रोलर, यानी कि होम कंट्रोलर मतलब ये जो इसके अंदर में कंट्रोलर होगा, जो कंट्रोलर फोल्डर के अंदर में है। जो देखो ये कंट्रोलर फोल्डर है, उसके अंदर में होम है, होम कंट्रोलर, तो ये कंट्रोलर का नाम होम हो गया। और उसी के नाम का, होम के नाम का ही आपके पास एक व्यू होगा जो ये है, देखो होम के नाम से। और इसी के अंदर में जो इंडेक्स पेज है उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो क्या होगा, जब इसको रन कराओगे तो आपके पास में कौन सा पेज खुल के आएगा, आपके पास जो कंट्रोलर का जो पेज खुल के आएगा वो आएगा इंडेक्स, यानी कि जो होम का कंट्रोलर उसका इंडेक्स पेज होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स पेज ना खुले, वो मेरा अबाउट पेज खुले या कॉन्टैक्ट पेज खुले, तो उस केस में हम लोग इस तरह से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आपको दिखाता हूँ मैं, फिर हम कुछ चेंज करते हैं उसके अंदर में, फिर आप देखना उसमें क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे आईडी है, यूज़र पैरामीटर ऑप्शनल है। जैसे मान लो कभी कभी हम लोग कोई डिटेल्स वगैरह देखना चाहते हैं, तो डिटेल्स किसके भी यहाँ पे होगा, रो के भी यहाँ पे डिटेल शो होगी। तो रो के भी यहाँ पे जब डिटेल शो होती है तो उसके साथ हम आईडी भी पास करते हैं। तो इस केस में हम लोगों ने ऑप्शनल्स रखा है क्योंकि यहाँ पे कोई आईडी पास नहीं हुई है। अब देखो ये वाला पेज आपके पास ओपन हो गया। ये कौन सा पेज है, देखा जाए तो ये वाला जो फर्स्ट वाला पेज है, जिसको हम बैक पे क्लिक करोगे तो दिखेगा आपको, क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट वाले में हाइड होता है तो आपको पता नहीं चल पाता। तो होम अबाउट, यानी फर्स्ट वाला पेज का नाम क्या है, होम इंडेक्स। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाके चेंज करूँगा उसके रूट कन्फिग्रेशन के अंदर में। और मैं चाहता हूँ कि जो पहला पेज होगा ना वो इंडेक्स के नाम से ना हो, वो मेरा अबाउट पेज खुले, यानी कि फर्स्ट पेज जैसे ही मैं खुलूँ तो मैं अबाउट खुले। तो होम का अबाउट पे अगर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया उसको रूट कन्फिग में, तो ये क्या करेगा, होम कंट्रोलर का अबाउट पेज सबसे पहले ओपन होगा। तो आज की इस क्लास के अंदर में ना मैं आपको कुछ मॉडल्स बनाना सिखा रहा हूँ कि मॉडल कैसे बनाते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में एमवीसी में हमने ये देखा था कि कैसे विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हमने एक करंट ऑपरेशन बनाया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम लोग मॉडल फर्स्ट अप्रोच के थ्रू हम लोग काम करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह से यहाँ पे अप्रोच होते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन सा पेज खुल के आया आपके पास, अबाउट का। तो उसी तरह से आप रूट कॉन्फ़िगरेशन में ना सेट कर सकते हो कि कौन सा, विच वन इज़ द स्टार्ट पेज ऑफ योर एप्लीकेशन, कि कौन सा आपका पेज का एप्लीकेशन का सबसे पहला कुछ पेज कौन सा होगा। तो उस हिसाब से आप उसमें सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके पास। उसके बाद आपके पास एक कंटेंट का फोल्डर है, इसके अंदर में कई सारे आपके CSS वगैरह के हैं फाइल्स। कंट्रोलर का एज यूजल का होता ही होता है, फॉन्ट्स आपका अलग से है, मॉडल है, स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होती है इसके अंदर में, सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है इसके अंदर में। और व्यूज़ जो आपका है इम्पॉर्टेंट फोल्डर है, जो कि आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर का यानी कि MVC का पार्ट हो गया। फेविकॉन आइकन एज इट इज़ वही है जो कि आपका ASP.NET में होता है। global.ax फाइल जो है ये आपका एप्लीकेशन फ़ाइल है, जिसके अंदर में आपके एप्लीकेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन एंड, जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन है वो सारी चीज़ें इसके अंदर में होंगी। यानी जैसे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो ये global.ass फाइल जो है वो कॉल होते हैं, और इसके अंदर अगर कोई वैलिडेशंस लगी हुई हैं तो वो यहाँ से एग्जीक्यूट होती हैं। फिर पैकेज डॉट कन्फिग्रेशन, जो ये पूरा पैकेज बनेगा उसकी कन्फिग्रेशन फाइल है। और आपके पास वेब कन्फिग फाइल एज इट इज़ जो पहले हुआ करती थी, जो वेब की कन्फिग्रेशन फाइल होती है जो एक्सएमएल फाइल होती है, राइट। तो ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर में हमें क्या बनाना है, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे मॉडल क्रिएट करना। तो मॉडल क्रिएट करने से पहले हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना होता है,
बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर में जो बने हुए हैं पेजेस ऑलरेडी व्यू के अंदर में आपके पास में होम के नाम से एक इंडेक्स ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ, व्यू के अंदर में आप देखो यहाँ पे एक शेयर नाम का फोल्डर है। शेयर के अंदर में आपके पास में व्यू स्टार्ट के नाम से एक CSS HTML का पेज है और इसके अंदर में भी वेब कन्फिग फाइल है। तो अगर आप व्यू के अंदर में आप इस पेज को देखोगे तो इस पेज का एक लेआउट है, ठीक है, इसका एक पेज का एक लेआउट है। उस लेआउट पेज के अंदर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडरस्कोर व्यू के अंदर में शेयर्ड के अंदर में अंडरस्कोर लेआउट डॉट सी एच लेआउट डॉट CSS HTML। तो यानी कि जो व्यू लेआउट है इसका एक CSS HTML पेज है यहाँ पे शेयर्ड के अंदर में। अगर आप लेआउट पेज को ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको HTML डॉक्यूमेंटेशन की फ़ाइल मिलेगी। ये जो HTML की फ़ाइल है ना, ये आपका पूरा इस एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि जो अभी आपने अभी आउटपुट देखा था ना, उस आउटपुट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिखा हुआ है। यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम है, आप चाहो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जो आप चेंज करोगे वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज़ माई फर्स्ट ऐप। मैं ये लिखना चाहता हूँ तो मैंने ये लिख दिया। अगर मुझे कुछ मेन्यूज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना है तो मैं यहीं पे ऐड ऑन कर सकता हूँ, और मेरे फूटर के अंदर में मुझे कोई चेंजेस करने हैं तो मैं फूटर के अंदर में चेंजेस कर सकता हूँ। माई ABC ऐप, इसको मैंने सेव कर दिया। ये एक शेयर्ड फोल्डर में है, किसमें, लेआउट डॉट CSS HTML। अगर मुझे कोई लेआउट डिज़ाइन करना है तो मैं इस लेआउट को इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा। मैं आगे आपको बताऊँगा डिज़ाइन करना। तो यहाँ पे लेआउट को हम डिज़ाइन करेंगे और उस लेआउट के डिज़ाइन को हम लोग जब हम कोई भी पेज बनाएंगे यहाँ पे कंट्रोलर के थ्रू, और उसके व्यू को जब हम जनरेट करेंगे तो हम यहाँ से इस लेआउट को सेलेक्ट कर लेंगे ताकि मेरा आउटपुट इस तरह से आए, राइट। तो अभी फ़िलहाल क्या करना है, मैं आपको इस स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताऊँगा। ज़्यादा एकदम से आपको मैं बताऊंगा तब कंफ्यूज हो जाओगे, तो इन सब चीज़ों को अभी छोड़ो। फ़िलहाल डिज़ाइन का पार्ट है ये। अभी हम मेन फोकस करते हैं अपने मॉडल पे। तो यहाँ पे मैं मॉडल फर्स्ट अप्रोच आपको बताने जा रहा हूँ। मॉडल फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है कि आपको एक मॉडल क्रिएट करना होता है जो कि मॉडल फोल्डर के अंदर होगा। उस मॉडल फोल्डर के अंदर आपने क्या बनाना है, मैंने आपको बताया था कि एक होता है मॉडल, एक होता है कंट्रोलर, एक होता है व्यू। तो मैंने आपको बताया था कि मॉडल जो है एक तरह से किचन की तरह है। जो किचन के अंदर में आपके पास मटेरियल होते हैं ना, जो भी आपके खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो एक किसी मटेरियल से डेवलप होती हैं। डेवलप होने के बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। उस ऑब्जेक्ट को जो है डिलीवर जो करता है उसका कंट्रोलर करता है, यानी कि कंट्रोलर इज़ अ ऑब्जेक्ट दैट मैनेजेस योर रिसोर्सेज फ्रॉम योर साइड टू द क्लाइंट साइड। तो यहाँ पे जो हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे वो काम करेगा और व्यू उसके हिसाब से व्यू को जनरेट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे साथ इस तरह से होती हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले मॉडल मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। तो मॉडल को बनाने के लिए ना आपको आपको डेटाबेस आपके पास होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे ओपन कर लिया हमने SQL सर्वर, और यहाँ पे हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। इसको कनेक्ट करते हैं। तो आज हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखेंगे और मॉडल बनाना सीखेंगे इसमें हम। एज यूजल न्यू क्वेरी पे जाएंगे, और एक डेटाबेस का नाम ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, क्रिएट डेटाबेस माई _MVC_DB। ठीक है, तो माई MVC_DB के नाम से हम लोगों ने एक डेटाबेस बना लिया और फिर हम उसको यूज़ कर लेते हैं। माई _MVC_DB, इसको हम लोगों ने यूज़ कर लिया और इसके अंदर हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट करी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हमने रखा, सपोज कर लो टेबल का नाम हमने रखा रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम बनाया UID के नाम से, इंटीजर टाइप का, और मैं चाहता हूँ ये प्राइमरी की हो जाए। सेकंड कॉलम हम देते हैं ईमेल आईडी, जो कि varchar साइज़ मैंने इसका दे दिया 30 कैरेक्टर।
और एक कॉलम मैं लेता हूँ पासवर्ड का, जो कि उसको भी हम लेते हैं varchar, द पासवर्ड शुड बी 10 कैरेक्टर एंड नेम। यूज़र का नेम ले लेते हैं, ये भी varchar लेते हैं, और यूज़र के नेम के लिए हम लोग लगा देते हैं 20 कैरेक्टर। तो ये हम लोगों ने कुछ फील्ड्स बना दिए, इसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया, इसको एग्जीक्यूट कराया, ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस के अकॉर्डिंगली मुझे मॉडल क्रिएट करना है, राइट। इस डेटाबेस के अकॉर्डिंगली मुझे मॉडल क्रिएट करना है, कहाँ पे, अपने MVC इस एप्लीकेशन के अंदर। तो आपका जो मॉडल फोल्डर है ना, इस मॉडल फोल्डर के अंदर में राइट क्लिक करोगे सबसे पहले, क्योंकि मुझे एक क्लास यहाँ पे ऐड करनी है, और उस क्लास के अंदर में मुझे सारे के सारे जो ये मैं मेरे पास ये टेबल है, स्ट्रक्चर है, इसका मैं मॉडल बनाना चाहता हूँ वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, किसके लिए बनाना है मुझे, तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए बनाना है। तो मैं रजिस्ट्रेशन के नाम से मॉडल के अंदर में एक मुझे क्लास लेनी होगी। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक क्लास को, और क्लास का नाम मैं अकॉर्डिंग टू मॉडल मैं यहाँ पे रख लूँगा। जैसे मेरे पास में रजिस्ट्रेशन के लिए है, तो मैंने REG अंडरस्कोर मॉडल कर दिया। REG मॉडल यानी रजिस्ट्रेशन मॉडल के नाम से हमने एक क्लास ले लिया। तो रजिस्ट्रेशन मॉडल जो है वो किसके लिए लिया, हमने इस टेबल के लिए लिया जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर मेरे पास में 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, यूज़र ID, UID, ईमेल ID, पासवर्ड एंड नेम। ठीक है, हम चाहें तो इसको भी हम यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने नहीं किया है। अब मैं ये जो मॉडल है मेरे पास में, ये क्लास है, क्लास जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन मॉडल, ये एक तरह से क्लास है, और उसको हम एज एक तरह से टेबल ट्रीट कर रहे हैं, राइट। अब इस टेबल के अंदर में मुझे क्या प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है, वो 4 प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है। तो प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करने के लिए ना आपको प्रॉपर्टी के मेथड को लिखना पड़ेगा, नहीं प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, इसमें गेट सेट मेथड के साथ आपको प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। तो मैंने पहले भी आपको एक एप्लीकेशन बताया था, जिसको मैंने बताया था कि MVC की तरह ये काम करेगा। तो उसके अंदर हम प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए मैंने आपको गेट सेट मेथड बताए थे, वही मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए लिखना पड़ता है। तो आपका एक शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे PROP प्रॉप लिख के आप डबल टैप करोगे तो प्रॉपर्टी का सिंटैक्स आपके पास डिक्लेयर हो जाएगा लाइक दिस। अब ये प्रॉप आपने लिखा तो प्रॉपर्टी अपने आप डिक्लेयर्ड हो गई, जिसका प्रॉपर्टी क्या है, पब्लिक टाइप की प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी को आपको पब्लिक ही लेना पड़ेगा, तभी आपको दूसरी क्लासेस का एक्सेस कर सकती है ना। तो हमने एक प्रॉपर्टी बनाना है, किससे, इंटीजर टाइप का प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी का नाम माई प्रॉपर्टी है। तो इस केस में मुझे जो पहली प्रॉपर्टी बनानी है वो किसके लिए बनानी है, यूज़र ID के लिए। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी डिक्लेयर करूँगा इंटीजर टाइप का, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली मेरे डेटाबेस के कॉलम के अकॉर्डिंगली है, और उसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम जो है वो उसके हिसाब से दे देंगे। जैसे हमने यूज़र ID के नाम से एक हमने प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी, जिसके अंदर एक गेट सेट मेथड आ गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी मेरी है वो स्ट्रिंग टाइप की है, नेम, तो हमने स्ट्रिंग टाइप का नेम ले लिया। तो अब यहाँ पे नेम की जगह मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ईमेल ID। तो हमने ईमेल ID के नाम से एक प्रॉपर्टी दूसरी भी लेनी है, तो हमने ईमेल ID के नाम से एक प्रॉपर्टी ले ली। उसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी हमें लेना है किसके नाम से, नेम के लिए, पासवर्ड के लिए लेना है। तो हमने एक और टैप किया, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, दिस इज़ पासवर्ड। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है टैप करते हैं, ये मेरे नेम की प्रॉपर्टी होगी। तो हमने 4 प्रॉपर्टी इस तरह से डिक्लेयर कर दी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, UID, ईमेल ID, पासवर्ड एंड नेम। ठीक है, अभी जो आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर करी है ना, इस प्रॉपर्टी के अंदर में आप चाहते हो कि क्योंकि ये देखो मॉडल है आपका, ये मॉडल, ये जो अब हमारे ASP.NET के अंदर जो जैसे हम लोग बनाते थे टेक्स्ट बॉक्सेस बनाते थे, ASP.NET के अंदर पेजेस में जो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बनाते थे, एक तरह से मॉडल हमारा वही काम कर रहा है यहाँ पे, ये टेक्स्ट बॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने जो मेरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर था, उसके हिसाब से हमने इसको बनाया है। ठीक है, तो हमारा जैसे डेटाबेस का स्ट्रक्चर था उस हिसाब से हमने बना दिया। अब ये गेट सेट क्या करेगा, UID गेट करेगा वहाँ से और सेट करेगा डेटाबेस पे, गेट करेगा ईमेल ID, सेट करेगा ईमेल ID, गेट करेगा पासवर्ड, सेट करेगा पासवर्ड। तो उसी तरह से ये सारे प्रॉपर्टीज़ हमने डिक्लेयर कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फॉर्म बने, उस फॉर्म पे मेरे पास कुछ वैलिडेशंस आए, यानी कि ईमेल ID मेरा जो है, यूज़र ID मेरे लिए मैंडेटरी रहे। अगर यूज़र नहीं वहाँ पे एंटर करता है तो उस केस में यूज़र को क्या देना चाहिए, उसको अलर्ट दिखाए कि प्लीज़ एंटर ईमेल ID, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें बताना पड़ेगा कि ईमेल ID जो है वो हमारी मैंडेटरी है।
तो मैंडेटरी हम लोग इसमें कैसे कॉल करेंगे, तो मैंडेटरी कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे डेटा एनोटेशन के नाम से हमारे पास एक होता है आपका नेम स्पेस डेटा एनोटेशन, उसको आप कॉल करो यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। ठीक है, ये कंपोनेंट मॉडल के अंदर में डेटा एनोटेशन है, इसको आप ले लोगे तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इसके साथ में। जैसे अगर आप इसको यूज़ करते हो तो कई सारी चीज़ें इसके साथ में यूज़ कर सकते हो। जैसे वैलिडेशंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, आपको चाहिए जैसे ये क्या नाम है, कुछ डिस्प्ले नेम वगैरह कराना है, जैसे आप चाहते हो कि फॉर्म पे जब मैं इसको इस मॉडल को कॉल करूं तो इसका एक अप्रोप्रिएट नेम आ जाए, तो वो सारी चीज़ें आ जाए। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड को हम कॉल करना सिखाते हैं आपको। अब जैसे आपने इसके आगे रिक्वायर्ड कॉल कर दिया तो ये रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि अगर ये रन मतलब फॉर्म पे ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड हो गई। यानी कि अगर यूज़र इस फील्ड को नहीं करेगा, लाइक इंटर नहीं करता है, फुलफिल नहीं करता है, तो वो आपका जो पेज है ना, रिक्वेस्ट पेज वहीं रुक जाएगा, मतलब आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हमने एक तरह से रिक्वायर्ड फील्ड बना दिया। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले नेम का भी कर सकते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे डिस्प्ले नेम के लिए ना डिस्प्ले नेम, अब डिस्प्ले नेम के अंदर में आपने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में उसका नाम कर दिया यूज़र आईडी, तो ये फॉर्मेट होगा डिस्प्ले नेम का। यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो हम लोग बना रहे हैं ना प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी किसके लिए बना रहे हैं, जस्ट लाइक जो हम लोगों ने ASP.NET के अंदर में जो हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे, वो हम लोग उसको मैप कर रहे हैं यहाँ पे इसी को हम लोग इसी के थ्रू वहाँ से हम लोग फॉर्म पे वैल्यू, वहाँ से वैल्यू उठाएंगे और डालेंगे भी। तो इसीलिए हमने गेट और सेट मेथड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, राइट। और इसमें चाहता हूँ कि जो रन टाइम पे ना जो हम लोगों ने लेबल्स वगैरह लगाते थे और उसकी प्रॉपर्टी का नाम चेंज करते थे, तो हम यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे चेंज कर रहे हैं डिस्प्ले नेम में कि ये मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी वहाँ पे शो करे। ईमेल आईडी, डिस्प्ले नेम, पासवर्ड, यूज़र नेम। तो जो हम चाहते हैं इसी हिसाब से हम लोग ये प्रॉपर्टी बना लेंगे। तो ये एक मॉडल आपने इस तरह से बना लिया। तो कई सारे मॉडल आपको बनाने पड़ सकते हैं। जैसे जैसे आपके स्ट्रक्चर होंगे, जो आपके फॉर्म्स वगैरह बनेंगे, उसी हिसाब से यहाँ पे मॉडल आप तैयार कर लोगे अकॉर्डिंग टू डेटाबेस। जैसे जैसे आपका डेटाबेस है उस हिसाब से आपके मॉडल, डेटाबेस में टेबल्स हैं, टेबल की प्रॉपर्टी आप इस तरह से डिक्लेयर कर लोगे। तो ये आपका सबसे पहला काम होगा। दूसरा, अब मैं ये करना चाहता हूँ, किसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो कनेक्शन करने के लिए ना आपको अगर कनेक्शन करना है इसके साथ में डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तो सेम वही मैकेनिज़्म है डेटाबेस को कनेक्ट करने का। तो अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है अभी फ़िलहाल, जो हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर में तो सारे हम जितने भी हमारे व्यूज़ बनेंगे, व्यूज़ को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, जो हमारा कंट्रोलिंग का काम करेगा। मॉडल के अंदर हम लोगों ने ये बनाया, तो मॉडल और कंट्रोलर के बीच में हम लोग एक ऐसा कोई रिपोजिटरी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, या फिर एक डेटा एक्सेस लेयर एक बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन करे, मतलब ये मॉडल और ये मॉडल दोनों कम्युनिकेट करें। तो एक डेटा एक्सेस लेयर हम इन दोनों के बीच में हमें एक क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग या तो कहीं पे भी हम कोई क्लास लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाते हैं, एक फ़ोल्डर ले लेते हैं, और उसका फ़ोल्डर का नाम मैंने ले लिया DAL, मतलब डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है, डेटा एक्सेस लेयर के नाम से हम लोगों ने एक फ़ोल्डर बनाया, और इस डेटा एक्सेस लेयर के अंदर में हम लोग एक क्लास यहाँ पे ऐड कर लेते हैं।
और उसका भी नाम हम लोग ले लेते हैं DAAL, डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है, और इस डेटा एक्सेस लेयर के अंदर हम लोग कनेक्शन को क्रिएट करते हैं। एंड कनेक्शन को क्रिएट करने के बाद हम साथ साथ में हम लोग को जो जैसे हम लोग चीज़ों को करनी है, जैसे हम लोग सबसे पहला हम लोग इंडेक्स को बनाना चाहते हैं। इंडेक्स फॉर व्हाट, कि मैं चाहता हूँ लिस्ट ऑफ डेटा शो करे ग्रिड व्यू के अंदर में, ग्रिड व्यू के टाइप का, जो हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास में जो किया था MVSeq में विथ एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ में, जो इंडेक्स पेज था जिसमें हम लिस्ट ऑफ डेटा हम शो करा रहे थे, वो चीज़ अगर हम बनाना चाहेंगे तो हम लिस्ट ऑफ डेटा का मेथड भी हम यहाँ पे बनाएंगे। जो हम इंसर्ट की हमने कोडिंग करी थी वो यहाँ करेंगे। आपको याद होगा जो हम लोगों ने ASP.NET में एक एप्लीकेशन जो बनाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लास लिया था ऐप कोड के अंदर, और ऐप कोड को फिर हम लोगों ने ऐप कोड के अंदर में सारे मेथड्स बनाए थे, वही चीज़ हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे नेम स्पेस कॉल करना होगा, जिसके थ्रू मैं इसको कॉल करूँगा। तो मैंने यहाँ लिखा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। दूसरा मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरा जो हम बनाएंगे तो हम मॉडल के थ्रू ही बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे वहाँ पे भी हम जो ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे तो हम वर्बल ऑब्जेक्ट, हम लोग कई सारे हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे जो अपने डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने उसके लिए मॉडल बना रखा है, दीज आर द मॉडल्स। तो मॉडल को हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग उसको कॉल करेंगे, यानी कि इस रजिस्ट्रेशन वाले को कॉल करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन वाले को कॉल करने के लिए, ये मॉडल को कॉल करने के लिए कहाँ पे, इस क्लास में आपको यहाँ लिखना होगा यूजिंग उस एप्लीकेशन का नाम जिसके अंदर आप इसको बना रहे हो, उसका नाम है MVC फर्स्ट ऐप, MVC फर्स्ट ऐप, ये वाला। ठीक है, डॉट मॉडल। तो अब जैसे ये लिखते हो ना नेम स्पेस, ऑटोमेटिकली इसके अंदर में जितने भी क्लासेस होंगे, अभी हैं या बाद में होंगी, तो वो सारी चीज़ें कॉल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। यानी कि इस मॉडल के अंदर में अभी हमारे पास क्या है, रजिस्ट्रेशन मॉडल है, तो ये रजिस्ट्रेशन मॉडल तो कॉल होगा ही होगा, और इसके अलावा कई सारी चीज़ें और भी होंगी तो भी कॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कनेक्टिविटी करनी है। तो कनेक्शन करने के लिए ऑलरेडी मैंने नेम स्पेस कॉल कर दिया है, तो कनेक्शन का वही सेम मेथड है जो हम लोग पहले यूज़ करते थे। चलो उसी से करते हैं हम लोग। व्यू में जाते हैं, सर्वर एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, एज यूजुअल राइट क्लिक करते हैं और एक नया कनेक्शन को बनाते हैं। यहाँ पे जाते हैं आपके SQL सर्वर में, और जो मेरे सर्वर का नेम है उसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सर्वर के नेम को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, उसको कैंसिल कर दिया और यहाँ सर्वर के नेम को पेस्ट कर दिया, और अपने डेटाबेस को कॉल कर लेते हैं MVC DB, चेक कर लेते हैं एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट ओके कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एज यूजुअल वही सेम चीज़ आ गई। एक हमारे पास में ऑब्जेक्ट आ गया, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और एज इट इज़ इसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट ऑल करेंगे, इसे हम कॉपी कर लेंगे। एज यूजुअल जो हम लोग पहले करते थे सेम वही काम किया, कुछ मैंने नया नहीं किया, और सेम वही काम आगे भी हमने किया है वही करेंगे। जैसे वेब कॉन्फ़िग फाइल को ओपन करेंगे, यहाँ पे किस तरह का कोई मैसेज आता है तो उसको यस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में जाएंगे, एक नया टैग बनाएंगे, कौन सा, कनेक्शन स्ट्रिंग का। ठीक है, इसका क्लोज किया और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में ऐड करेंगे एक नेम को। नेम का नाम मैंने एज यूजुअल वही रखा, माइकॉन, और इसके अंदर हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में जो हमने कॉपी किया था हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ स्पेस दिया। यहाँ पे हमने प्रोवाइडर लिखा इज इक्वल टू सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक है, ये हो गया कनेक्शन, और नाम हमने कॉल कर लिया माइकॉन। तो डेटा एक्सेस लेयर के अंदर में जो हमने क्लास बनाई है, यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक पब्लिकली, अगर आप चाहते हो पब्लिकली नहीं लेना, प्राइवेट लेना चाहते हो तो आप प्राइवेट भी ले सकते हो। ठीक है, चलो मैं पब्लिक ले लेता हूँ। पब्लिक SQL कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन, और इसके अंदर में मुझे कनेक्शन के उस
वेब कन्फिग वाली फ़ाइल को कॉल करना है, तो वेब कन्फिग वाली जो फाइल है वो कन्फिग्रेशन के अंदर में है, तो उसके लिए मुझे कन्फिग्रेशन के लिए एक और नेम स्पेस कॉल करनी होगी यूजिंग सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन। ठीक है, उसके बाद ही आपका कन्फिग्रेशन की क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा जिसका नाम है कन्फिग्रेशन मैनेजर। उस कन्फिग्रेशन मैनेजर के अंदर हम लोग क्या कॉल करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसके अंदर हम लोग क्या कॉल करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का नाम जो हम लोगों ने वेब कन्फिग में बनाया हुआ है, और हम बताएंगे कि दिस इज़ कनेक्शन स्ट्रिंग, और फाइनली उसको हम लोगों ने सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। तो ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग वैसे ही बन गया, सेम हम लोगों ने कोडिंग करी थी वहाँ पे एज इट इज़, हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे कोडिंग कर ली। तो अभी तक आपने देखा हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में करी हैं। इसके अंदर में हम लोगों ने सबसे पहले तो एक कनेक्शन को बनाया है, और वैसे ही सेम कनेक्शन बनाया है जो हम लोगों ने पहले बनाया था, मतलब हमने कुछ नया कुछ इसमें नहीं बनाया है, सेम वही चीज़ है जो हमने पहले बनाई थी। ठीक है, यहाँ तक ओके है। तो हम आगे चलते हैं। अब हम इसके अंदर हमारे को क्या करना है, अब हमें एक मेथड बनाना है जो कि मेरा लिस्ट ऑफ डेटा को शो करे। ठीक है, इस क्लास के अंदर में हमें एक मेथड क्रिएट करनी है जो कि लिस्ट ऑफ डेटा को बनाना है, को शो करे। अभी हमने किस में बना रहे हैं, हमने एक डेटा एक्सेस लेयर के नाम से, जिसका नाम हमने एक DAL रखा है, डेटा एक्सेस लेयर के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बना दिए। उस फोल्डर के अंदर हमने एक क्लास ले लिया है। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर बनाएंगे अभी, उस कंट्रोलर के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है जो कि जो कि मेरे मॉडल के अंदर बना हुआ है, उस मॉडल के बिहाफ पे ये एक्सेस लेयर उसको कॉल करे, और मेरा जो मेरा कंट्रोलर है वो कंट्रोलर उसके अंदर वैल्यू एक्सेप्ट करके व्यू को रिटर्न करे इसके अंदर में। इसलिए हम लोगों ने ये बनाया था। अब यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे जो कि हमें पब्लिक टाइप से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम मुझे दूसरी क्लास में कॉल करना है। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लिस्ट लेते हैं, और क्योंकि मुझे लिस्ट ऑफ वैल्यू शो करानी है किस पे, इंडेक्स वाले पेज पे, मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे यूज़र हैं उसकी सारी वैल्यू यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू शो हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पब्लिकली एक लिस्ट लिया, और लिस्ट के अंदर मुझे मॉडल के उस क्लास को कॉल करना है जिसके अंदर में सारी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर्ड है, यानी कि ये वाली कॉल, इसको कॉल करना है। इसको कॉल करने के लिए ऑलरेडी हमने उसको इंपोर्ट कर लिया है मॉडल को, तो मॉडल मेरे पास कॉल हो जाएगा। तो लिस्ट के अंदर मुझे किसको कॉल करना है, रजिस्ट्रेशन मॉडल को कॉल करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे REG_मॉडल, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का मॉडल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, लिस्ट मुझे दिखानी है स्टूडेंट मॉडल को, और उसका नाम भी एक होना चाहिए। तो उसका नाम मैंने यहाँ पे ले लिया गेट रजिस्ट्रेशन, गेट REG के नाम से हमने एक बना लिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो हमने लिस्ट बनाया है एक जो हमने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट का नाम हम लोगों ने रखा है, इसको मॉडल का क्या नाम देना ज़रूरी नहीं है, हमने सिर्फ यही रख लिया। यानी कि हमने पब्लिक टाइप का एक लिस्ट बनाया, लिस्ट के अंदर में हम लोगों ने किसकी लिस्ट डाल दी, यूज़र रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, यानी कि हमने जो मॉडल हमने बनाया था वो मॉडल का नाम डाल दिया, और उस जो लिस्ट हमने बनाया था वो उसका नाम हमने क्या लिया, उसका नाम हमने क्या रख दिया, गेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो हमने लिस्ट बनाई उस लिस्ट के अंदर में उसका नाम हमने गेट रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे लिस्ट को रिटर्न करनी होगी, इसी वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। तो लिस्ट को रिटर्न तो हम आगे करेंगे। फिर एक और हम क्या बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं सेम उसी का, किसका, रजिस्ट्रेशन मॉडल का, जिसका एक नाम ले लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका नाम हम लोग जैसे अब दिखा रहा है नीचे, सेम सही है, स्मॉल में REG मॉडल ले लिया उसने, हमने एक ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया। यानी कि हमने क्या किया, एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जिसका नाम क्या है, REG मॉडल। इसके बिहाफ पे हम लोग अब काम करेंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे SQL के कमांड को लेना पड़ेगा। तो SQL कमांड हम लेते हैं यहाँ से। अगर आपने प्रोसीजर बनाया है तो प्रोसीजर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हमने कमांड लिया है SQL कमांड CMD = न्यू SQL कमांड, और उस कमांड के अंदर में
हम लोग यहाँ से अगर हम लोगों ने कोई प्रोसीजर बनाया होता तो प्रोसीजर कॉल कर सकते हैं, जैसे प्रोसीजर ही बनाना आप लोग। तो हमने प्रोसीजर अभी नहीं बनाया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर सकते हैं। किस नाम से, जो भी टेबल का नाम है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, REG। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, REG के नाम से मेरा टेबल है, तो हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल कर दिया, कॉमा, और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट का नाम हो गया कॉन। तो ये हमने कमांड ले लिया। कमांड लेने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको अडेप्टर भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे अडेप्टर के थ्रू आपको कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक अडेप्टर भी ले लेते हैं, SQL डेटा अडेप्टर ADP इज इक्वल टू न्यू SQL डेटा अडेप्टर। और इस अडेप्टर के अंदर हम लोग क्या पास कर दें, हम CMD को पास कर दें, यानी कमांड को हमने अडेप्टर के अंदर में पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम एक डेटा टेबल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हम यहाँ पे एक डेटा टेबल लेते हैं, DT इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। और उस डेटा टेबल के अंदर में अडेप्टर के थ्रू उसको फिल करा देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ADP डॉट फिल, किसको कर देंगे, DT को फिल कर देंगे। तो DT मेरा फिल हो गया, यानी डेटा टेबल मेरा फिल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मुझे एक लूप चलाना होगा जिसके अंदर मैं जितने भी टेबल की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जितने भी यहाँ पे रोज़ हैं, मैं रोज़ को शो कराना चाहता हूँ। तो रोज़ को शो कराने के लिए मुझे यहाँ पे फॉर यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर यूज़ नहीं करते, आज मैं आपको कुछ नई चीज़ सिखाता हूँ, आपको हम फॉर ईच सिखाते हैं। आज हम फॉर ईच यूज़ करते हैं। फॉर ईच किसके अंदर में, तो हम लोग एक डेटा रो बनाते हैं, यहाँ पे डेटा रो DR इन DT डॉट रोज। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर ईच कंट्रोल के अंदर में, फॉर ईच कंट्रोल क्या करेगा, जब भी ये चलेगा तो हर एक रो बनाएगा, उस रो के अंदर में डेटा टेबल का रो क्रिएट करेगा। यानी कि डेटा टेबल कौन सा, ये वाला, जो कि यूज़र यहाँ से सिलेक्ट करेगा, जो भी वो यूज़र सेलेक्ट करेगा उसका एक रो क्रिएट करेगा, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसका नाम इसने क्या रख दिया, DR। ठीक है, तो अब हम किसके लिए, किसके बिहाफ पे इसको हम DR के रो बना रहे हैं, तो हम लोग बना रहे हैं इस मॉडल के नाम पे। तो मॉडल का नाम जो है वो क्या है, जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, रजिस्ट्रेशन मॉडल, है ना। तो स्मॉल में लिखते हैं REG अंडरस्कोर मॉडल, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, डॉट ऐड, उसके अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे न्यू, कौन सा, तो जो हम लोग का मॉडल का नाम है, मॉडल किसके नाम से, यानी कि रजिस्ट्रेशन मॉडल के नाम से। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स हो गया। इस तरह से आप इसको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा लें। ठीक है, और इसके अंदर में आपको सारे रोज़ को दिखाना होगा, शो करना होगा इसके लाइक इस लूप के अंदर में। तो सबसे पहला मेरा जो है वो ID है, तो देखो यहाँ पे ID आ गया, ID नहीं UID है, तो UID लिखेंगे। और UID जो है मेरा क्या था, वो डेसिमल है, इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग आपको करनी पड़ेगी, लिखना होगा कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 बिट में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। किसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो DR का जो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसका नाम हम यहाँ लिखेंगे। तो DR का हम 0 ले लेते हैं, 0 मतलब पहला इंडेक्स। ठीक है, कॉमा, अब सेकंड जो वैल्यू है वो क्या था मेरा, ईमेल ID। तो अब देखो ईमेल ID लेंगे, ईमेल ID। अब ये देखो ये वाला जो मॉडल आ रहा है ना, वो ये वाला मॉडल आ रहा है जो हमने यहाँ बनाया था, जैसे UID एंड ईमेल ID, वो ये वाला मॉडल आ रहा है जो हमने यहाँ पे बनाया था। इसकी जगह पे हम पहले टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लेते थे, वही सेम चीज़ है। फिर हमने ईमेल ID ले ली, ईमेल ID को भी हम कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अब करना चाहो तो कर सकते हो, सीधा आप लिख सकते हो कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, कौन सा, DR का कौन सा कॉलम है, ये है 1, ये सेकंड कॉलम हो गया। उसके बाद हमारा था क्या, पासवर्ड। पासवर्ड इज इक्वल टू, पासवर्ड भी आपका वैरकर में था, तो आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के साथ हम लोग यहाँ पे DR का जो नाम था उसका 2, और उसके बाद पासवर्ड के बाद मेरा है नेम, नेम इज इक्वल टू कन्वर्ट
डॉट टू स्ट्रिंग, और उसके बाद हम लोगों ने नेम के ऑब्जेक्ट को भी कॉल कर दिया। दिस वन इज़ द लास्ट कॉलम, तो मुझे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अभी 4 थे ये मेरे पास, तो 4 के हिसाब से हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमारी लिस्ट में आ गई। तो ये जहाँ से लूप आपका ख़त्म हो रहा है, लूप देखो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है मेरा, ठीक है। तो लूप के बाद हम इसको क्या करेंगे, फॉर लूप के बाद जहाँ से लूप ख़त्म हो रहा है यहाँ से हम उसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, हम REG मॉडल को रिटर्न कर देंगे, यानी कि REG मॉडल का ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया था जो शॉर्ट में बनाया था, तो हमने REG मॉडल को रिटर्न कर दिया। तो देर इज़ नो नीड टू ओपन और क्लोज कनेक्शन, बिकॉज कि हम लोगों ने अडेप्टर यूज़ किया, अडेप्टर के थ्रू हमने पास किया, तो यहाँ पे कनेक्शन ओपन क्लोज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये हमने एक मेथड बना दिया, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर में एक मेथड बना दिया जिसके अंदर हमारी वैल्यूज़ इस तरह से हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को मुझे शो कराना है, जैसे हमने ग्रिड व्यू के अंदर हम जिस हम बनाते थे, तो वो हमें चीज़ें यहाँ पे बनानी है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बना दिया, राइट। तो ये एक मैकेनिज़्म था जो डेटा एक्सेस लेयर का था। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे और भी चीज़ें क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे तो हमने लिस्ट ऑफ वैल्यू शो करी है, वो इसलिए करी है कि जो जब तक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आप शो नहीं कराओगे, हर एक रो के सामने मुझे एडिट और डिलीट का बटन बनाना है, तो मुझे सबसे पहले लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ तो दिखानी पड़ेगी ना। तो हमने इस तरह से लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को शो करा दिया। अब शो कराने के बाद हम आगे उसकी फॉर्मेटिंग में हम लोग ये करेंगे कि उसका एडिट का बटन, डिलीट का बटन या डिटेल का बटन जो हम बनाएंगे इस रो के हर एक रो के सामने बनाएंगे, तो मेरा डिज़ाइनिंग का पार्ट होगा, उस तरह से हम लोग उस चीज़ को क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, एक ये बनाने के बाद इसके नीचे और भी और सारे मेथड्स बनाएंगे हम लोग, जैसे एडिट का, डिलीट का, ऐड का, ये सारे मेथड इसके साथ में बनेंगे। तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग छोटा सा एक पार्ट और कर लेते हैं इसके अंदर में, जिसके थ्रू हम इसकी वैल्यू को शो करा पाएँ। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने सबसे पहले मॉडल बनाया, फिर हमने डेटा एक्सेस लेयर बनाया। डेटा एक्सेस लेयर के अंदर हम लोगों ने कनेक्शन की कोडिंग करी, वेब कन्फी में करी, फिर यहाँ पे कॉल किया। उसके बाद हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है जहाँ पे हम लिस्ट ऑफ डेटा को शो कराएंगे। अब इस लिस्ट ऑफ डेटा को शो कहाँ पे कराएंगे, ले तो बना लिया आपने, अब लिस्ट ऑफ डेटा को आपको शो कहाँ पे कराना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लिस्ट ऑफ डेटा है ना, वो मेरे कंट्रोलर के थ्रू मेरे एक व्यू क्रिएट हो और व्यू पे जाके वो शो करे, ठीक है। तो उसको हम बनाने के लिए मुझे एक कंट्रोलर भी क्रिएट करना पड़ेगा, और कंट्रोलर के अंदर में जाके इसको हम लोग को रिटर्न भी कराना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से जाते हैं उसमें अपने एप्लीकेशन में जाते हैं, कंट्रोलर पे। ये ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी कंट्रोलर बना हुआ है, इसमें हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, एक नया कंट्रोलर बना लेते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ से ऐड करते हैं एक कंट्रोलर को। कंट्रोलर का नाम हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, रीड राइट मेथड भी आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता है तो आप एम्प्टी ले सकते हो, चलो एम्प्टी ले लेते हैं। कंट्रोलर हम लोगों ने एम्प्टी ले लिया, उस कंट्रोलर का नाम हमने रख दिया REG। ऐड पे क्लिक करा तो यहाँ पे मेरे पास एक कंट्रोलर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कई सारे मेथड्स मिल जाते, लेकिन अगर हम लोगों ने एम्प्टी लिया है तो यहाँ पे आपको नहीं मिला, बट आपको रीड राइट ले लेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा रीड राइट के साथ ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे कुछ नेम स्पेस कॉल करना होगा इस रजिस्ट्रेशन में, बिकॉज कि मुझे यहाँ पे मॉडल को भी कॉल करना है, डेटा एक्सेस लेयर को भी कॉल करना है, कनेक्शन को भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुछ नेम स्पेस कॉल कर लेते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, ये यूज़ में आएगा। यूजिंग एप्लीकेशन का नाम मेरा है MVC फर्स्ट एप्लीकेशन डॉट मॉडल, हमें मॉडल को कॉल करना है, सारे मॉडल, तो हमने मॉडल भी कॉल कर लिया। उसके बाद इसी के अंदर मुझे एक और कॉल करना है, यूजिंग MVC फर्स्ट एप्लीकेशन डॉट DAL, डेटा एक्सेस लेयर को भी कॉल करना है, क्योंकि डेटा एक्सेस लेयर के अंदर में मेरे पास में क्या है, ये हमारे पास में लिस्ट है, तो मैं लिस्ट को यहाँ पे शो कराना चाहूँगा। तो लिस्ट को शो कराने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया,
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने बनाया हुआ है कंट्रोलर, उस कंट्रोलर के अंदर में आप देखो, इस कंट्रोलर का नाम क्या है, आपके कंट्रोलर का नाम है रजिस्ट्रेशन, REG आपके कंट्रोलर का नाम है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कंट्रोलर नाम से एक टैग ऐड होता है, और ये जो कंट्रोलर क्लास है ना, ये बेसिकली ड्राइव होता है कंट्रोलर की क्लास से। मतलब ये आपका जो REG आपने जो बनाया है ना, तो REG जो है ये कंट्रोलर एक ड्राइव क्लास है, और इसका जो बेस क्लास है, इस बेस क्लास का नाम है कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोलर क्लास से ये ड्राइव होके आया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे जो हम लोगों ने वो बनाया था, क्लास का नाम क्या था मेरा, DAL, राइट, DAL, D इज इक्वल टू न्यू DAL। अब ये DAL क्या है, डेटा एक्सेस लेयर है ना। जो DAL है आपका वो डेटा एक्सेस लेयर है। DAL आपका क्लास है, राइट, ये जो आपने बनाई थी कहाँ पे, ये आपका DAL यानी डेटा एक्सेस लेयर फोल्डर के अंदर में DAL क्लास बनाई थी। तो ये मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया इसलिए क्योंकि जो मैंने एक क्लास ली थी वो मैंने स्टैटिक क्लास नहीं ली थी। अगर हम स्टैटिक क्लास लेते, ये क्लास को हम लोग स्टैटिक ले लेते, तो ये सारे मेथड हमारे स्टैटिक बनते। तो मैं आपको अभी स्टैटिक नहीं बता रहा हूँ इसके अंदर में, तो हम लोगों ने विदाउट स्टैटिक लिया था। तो तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया। कहाँ पे बनाया, रजिस्ट्रेशन वाले में। क्यों, ये अब देखो यहाँ पे क्या है, गेट रजिस्ट्रेशन पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स। ये एक्शन रिजल्ट एक मेथड है, ये मेथड है। ये एक्शन रिजल्ट क्या करेगा, रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करेगा, व्यू को रिटर्न करेगा। रिटर्न व्यू का नाम क्या है, इंडेक्स। तो यहाँ पे देखो रिटर्न लिखा है, रिटर्न व्यू, तो व्यू का नाम इंडेक्स है। तो यानी कि जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, इंडेक्स पेज का ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा व्यू। तो रिटर्न के व्यू के अंदर में रिटर्न क्या मुझे कराना है, मुझे कराना है यहाँ पे जो मेरे पास में डेटा एक्सेस लेयर के अंदर में जो हम लोगों ने गेट रजिस्ट्रेशन के नाम से, यानी गेट REG के नाम से जो हमने मेथड बनाया है, जहाँ पे हम लिस्ट ऑफ वैल्यू शो कराना चाहते हैं, उसको मुझे रिटर्न कराना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस क्लास का पहले एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इस क्लास का पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके थ्रू मुझे इसको कॉल करना है, गेट रजिस्ट्रेशन को। तो इसका ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे क्या है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे D है। तो मैं D के थ्रू किसको कॉल करूँगा, तो मैं D के थ्रू इस क्लास को कॉल करूँगा जिसका नाम है DAL, डेटा एक्सेस लेयर। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा D डॉट, जैसे मैं D डॉट करूँगा ऑटोमेटिकली मेरे पास गेट रजिस्ट्रेशन के नाम से आ गया, क्योंकि वो उस क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं उसको क्योंकि वो मेथड है, तो मेथड को मुझे ब्रैकेट में देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कराया, हमने यहाँ पे कराया, रिटर्न करा दिया व्यू के अंदर में D का गेट रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही यहाँ पे गेट रजिस्ट्रेशन का जो ये बना हुआ ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये वाला मेथड कॉल होगा, और इस मेथड के अंदर में जितने भी वैल्यूज स्टेबल होगी वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया। तो अभी हम इसको रन कराएंगे तो रिटर्न कर देगा, लेकिन अभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने इसका व्यू नहीं बनाया है। पहले तो क्या था, एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू किया था, तो वो सारा कुछ अपने आप बना के दिया था उसने, लेकिन अभी आपको मैनुअली करना पड़ रहा है। तो अभी मुझे क्या करना होगा, इसके लिए व्यू भी बनाने होंगे, इस इंडेक्स के लिए मुझे व्यू बनाने होंगे। तो अब व्यू कैसे बनेगा इसका, तो व्यू बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस पर राइट करेंगे इंडेक्स पे। जो इंडेक्स आपको दिख रहा है एक्शन मेथड का, ये एक्शन मेथड, इसको एक्शन मेथड बोलते हैं। तो एक्शन मेथड पे राइट क्लिक करेंगे, या यानी उस व्यू पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऐड व्यू का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप ऐड व्यू पे क्लिक करोगे, तो ऐड व्यू के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा MVC5 व्यू। इसको आप सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद ऐड पे क्लिक करना। तो जैसे ऐड पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि व्यू नेम, व्यू का नाम क्या है। तो व्यू का नाम वही होता है जो आपके इंडेक्स का एक्शन मेथड का नाम होता है। तो ये आप चेंज नहीं करना, ये चेंज आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसी के नाम से व्यू ऑलरेडी बनता है, तो मैं इसी के नाम से बना रहा हूँ।
इसका व्यू बना रहा हूँ तो भी तभी तो मैं ये गेट डेटा की वैल्यू देखूंगा इसके अंदर। तो मैंने इसी के नाम इंडेक्स के नाम से बना रहा हूँ। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप कोई टेम्पलेट लेना चाहते हो, तो मैंने कहा येस मैं टेम्पलेट लेना चाहता हूँ। कौन सा टेम्पलेट लेना चाहते हो, तो मैंने कहा लिस्ट वाला टेम्पलेट मुझे लेना है। यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट आपको बने हुए मिलेंगे, जैसे क्रिएट हो गया, डिलीट हो गया, डिटेल हो गया, एडिट, एम्प्टी, एम्प्टी में भी खुद से बना सकते हो, विदाउट मॉडल और लिस्ट। तो मैंने लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया तो ये पूछेगा कि कौन से मॉडल के थ्रू ये लिस्ट बनानी है। ये देखो सब कुछ बना हुआ यहाँ पे मिलेगा। जो ये चीज़ हम कर रहे हैं ना, इसको भी हम लोग विदाउट कोडिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपको ये फैसिलिटीज़ दे रखी है तो आप इसको यूज़ कर लो। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन से मॉडल के थ्रू बना रहे हैं। तो मॉडल वी हैव ऑलरेडी डन। तो मॉडल का नाम हमारा क्या था, रजिस्ट्रेशन मॉडल। तो हम यहाँ से क्या कर सेलेक्ट कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन मॉडल। ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारी क्लासेस हैं वो भी दिखेंगी आपको इसके अंदर में, लेकिन आपको वही वाला मॉडल को सिलेक्ट करना है जिस मॉडल को आप यहाँ पे शो करना चाहते हो। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी देखो आपका लेआउट यूज़ किया हुआ है, यानी अंडरस्कोर लेआउट का जो बना हुआ था वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस पर ऐड पे सिर्फ क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप इस पर ऐड पे क्लिक करोगे तो जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हिसाब से, यानी कि उसने एक व्यू नाम से पेज बनाया index.cshtml, और उसके अंदर उसने क्या किया, ऊपर में एक क्रिएट का मेथड बना दिया जिसके थ्रू आप क्रिएट होगा। नीचे उसने टीआर के अंदर में टेबल हेडिंग बनाई, यानी कि जो आपका जो टेबल की जो हेडिंग होगी, हेडिंग के अंदर उसने क्या किया, यूज़र आईडी वो कैसे लिया उसने, ईमेल आईडी जो हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल में क्रिएट किया था। अब ये जो मॉडल में हम लोगों ने बनाया था उसके हिसाब से उसने सारी जो हैं उसने HTML की कोडिंग वहाँ पे कर दी, यानी कि ईमेल आईडी, पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पे मॉडल का आइटम जो फॉर इसमें डिस्प्ले फॉर लिखते हैं। जब हम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले फॉर। तो डिस्प्ले फॉर किसके लिए, मॉडल आइटम। मॉडल आइटम का नाम क्या है, आइटम डॉट ID। तो उसको हम लोगों ने फॉर ईच कंट्रोल के थ्रू इसको बनाया, और उसके अंदर में एक एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे वैर आइटम के थ्रू उस मॉडल के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और नीचे उसने बटन्स भी बना दिए। तो ये जो चीज़ें ऐसे बनी हुई हैं इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये आपको खुद से भी अगर बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, फिलहाल अभी नहीं देखते हैं इस पार्ट को। हम लोग इसको स्टार्टअप में चाहते हैं कि मेरा जो है रजिस्ट्रेशन मॉडल के अंदर में इंडेक्स वाला पेज रन करे। तो उसके लिए रूट कॉन्फ़िग फाइल में जाते हैं, ये आपका एप्लीकेशन के अंदर में जाओ, स्टार्ट के अंदर में रूट कॉन्फ़िग फाइल में जाते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं नाम किसका किसका नाम देंगे, कंट्रोलर का। कंट्रोलर का नाम क्या है, REG कंट्रोलर, लेकिन इसका जो कंट्रोलर होता है वो साइलेंट होता है। तो REG हो गया, और मैं फर्स्ट पेज इसका है इंडेक्स। तो मैंने इसको स्टार्टअप में डाल दिया। अभी टेबल में एक भी वैल्यू नहीं है तो आपका नल शो करेगा। तो मैं टेबल के अंदर में कुछ रोज़ यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आपको वहाँ पे शो हो जाए, इंसर्ट इनटू REG एंड वैल्यूज़ 101, email ID as e@gmail, password name। ये एक फर्स्ट रो है, एक रो और इंसर्ट कर देते हैं ताकि 2 रो आपको दिखे एटलीस्ट यहाँ पे। तो सेकंड रो मैंने इस तरह से एक और इंसर्ट कर दिया जिसकी वैल्यू मैंने 1 2 3 1 कर देते हैं। इसका नाम कर देते हैं जतिन। तो हमने 2 रो यहाँ पे इंसर्ट करा दिए, और फाइनली अपने एप्लीकेशन को यहाँ से एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ब्रेक पॉइंट भी लगाए थे तो लिस्ट ऑफ डेटा को शो कराने। तो कंट्रोलर में हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ था इसमें। तो देखो अभी रन करेगा तो वो कंट्रोलर के पास जाएगा पहले, यानी कि डेटा एक्सेस लेयर पे जाएगा, और वहाँ से जाने के बाद स्टेप बाय स्टेप वो एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि हमारे पास कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, तो ये 2 बार एग्जीक्यूट करेगा, 2 बार यहाँ से लूप से चलेगा और आपका डेटा को यहाँ से गेट करेगा, और गेट करने के बाद आपके कंट्रोलर के थ्रू इसके थ्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा। देखो आ गया ब्रेक पॉइंट पे। तो ये एग्जीक्यूट कराते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट बना,
फॉर ईच कंट्रोल पे गया और उसने लिस्ट ऑफ डेटा को 2 बार करेगा क्योंकि 2 रोज़ हैं, और फिर यहाँ से वो रिटर्न कर देगा। रिटर्न किसके पास कर देगा? व्यू के पास। व्यू के पास आते ही उसने वैल्यू को शो करा दिया कहाँ पे? आपके पेज पे, जिसमें आपकी सारी वैल्यूज़ जो होगी इंडेक्स के नाम से जो आपने व्यू बनाई थी, और उसके अंदर में आपकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। एक बार इसे और एग्जीक्यूट करा दो। अगर इसमें कोई भी एरर मिलेगा तो शो करेगा। देखो कोई एरर से नहीं मिला तो उसने लिस्ट ऑफ डेटा को शो कर दिया इस तरह से। तो ये आपका है जो भी है। देखो यहाँ पे माई फर्स्ट नेम, जो एप्लीकेशन का नेम आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ऑलरेडी हमारी बनी हुई थी, तो उसी को नेम को ही उसने कॉल कर लिया। यहाँ पे माई ABC ऐप करके हमने लिखा था, वहाँ पे वो इस तरह से शो कर रहा है। तो ये जो लेआउट है वो ऑलरेडी लेआउट आपका CSS HTML ने बना हुआ है, उसको उसने यहाँ पे कॉल कर दिया और आपकी वैल्यूज़ को इस तरह से शो कराता है। तो ये हमारा जस्ट लाइक ग्रिड व्यू है, जैसे हम लोग बनाते थे एडमिन के पेज के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिएट का भी बना हुआ है, एडिट वगैरह के सारे बने हुए हैं सिंबल, इसको हम लोग कॉल करके आगे का काम कर सकते हैं। तो इस क्लास में अभी इतना रहने देते हैं, आप लोग पहले इतना करो, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे अगला काम करेंगे, लाइक इसमें ऐड ऑन का काम करेंगे इंसर्ट के लिए। तो अभी मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ।